Hello everyone. Today we will continue with chapter number 8, Indian Politics, Trends and Development. This is the third video lecture of this chapter. In the previous part we have discussed era of coalitions. And in today's lecture we are going to discuss political rise of other backward classes. Other backward classes को हम short में OBCs भी बोलते हैं. Okay. So one long term development of this period was the rise of other backward classes as a political force. अब सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो इस टाइम पीरियड का रहा था वो था कि अदर बैकवर्ड क्लासेस जो थी एक पॉलिटिकल फोर्स के रूप में उभर के सामने आई। जो पॉलिटिक्स थी उसके अंदर पार्टिसिपेशन इन क्लासेस का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ये वो कम्युनिटी नहीं थी जो एससी या एसटी हों। एससी और एसटी को तो देखो, जो रिजर्वेशन है वो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी टाइम पर इनको रिजर्वेशन दे दी गई थी। दीज वर द कम्युनिटीज़ हु सफ़र फ्रॉम एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस। ये कुछ वो कम्युनिटी थी जो सोसाइटी में पिछड़ी हुई जातियाँ मानी जाती थी एंड दे वर एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड। ओके, सो दीज वर ऑल्सो रेफर टू द बैकवर्ड कास्ट। अब इनको बैकवर्ड कास्ट का नाम भी दिया गया था इन कम्युनिटीज़ को। एंड दीज क्रिएटेड ए स्पेस फॉर नॉन कांग्रेस पार्टीज दैट ड्रू मोर सपोर्ट्स फ्रॉम दीज कम्युनिटीज़। अब जब नॉन कांग्रेसिज्म आया, नॉन कांग्रेस पार्टी बननी शुरू हुई, तो ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो उसको मिला था वो इसी कम्युनिटी का मिला था, अदर बैकवर्ड क्लास का। क्योंकि जो अदर बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी है ये काफ़ी बड़ा सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का, और उनको सपोर्ट मिली थी अदर बैकवर्ड क्लास की, ओबीसीज़ की, एससीज़ की, एसटीज़ की एंड द रिलीजियस माइनॉरिटी की। तो तभी जो था कांग्रेस का डिक्लाइन होना शुरू हुआ, क्योंकि कांग्रेस को इनकी सपोर्ट आनी बंद हो गई। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल था जनता पार्टी। ठीक है, जनता पार्टी जिसकी फॉर्मेशन हुई थी, जिसकी गवर्नमेंट आई थी 1977 के अंदर, जब हमारी इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पर, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जो थी, उसके बाद जो अगली गवर्नमेंट आई थी वो है जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, जो कि एक बहुत बड़ा कोलिशन था। ठीक है, बहुत बड़ी कोलिशन गवर्नमेंट थी, बहुत बड़ा अलाइंस था, जिसके अंदर बहुत सारी पार्टी थी। लाइक द भारतीय क्रांति दल था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी, हैड ए पावरफुल रूरल बेस अमंग सम सेक्शंस ऑफ द ओबीसीज। तो ये जो पार्टी आई थी ना, ये बेसिकली जो भारतीय क्रांति दल था या संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी, ऐसी बहुत सारी और भी छोटी मोटी पार्टीज थी जिन्होंने अलायंस बनाया था जनता दल के साथ। तो ये इनका बेस बेसिकली कहाँ से था? ओबीसी सेक्शन से ही इनका बेस था, तो वहीं से इनको सपोर्ट मिली थी। फाइन। तो अभी हम डिस्कस करेंगे मंडल कमीशन को। मंडल कमीशन को डिस्कस करने के लिए आप आ जाएंगे पेज नंबर 182 पे, जहाँ पे पूरा डिटेल में मंडल कमीशन को बताया गया है। ओके, एज आई टोल्ड यू कि एमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी आई थी, तो जनता पार्टी के अंदर काफ़ी सारी ऐसी पार्टी थी जिनका बेस ओबीसी था। फाइन, अदर बैकवर्ड क्लासेस था, एससी थे, एसटी थे, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थे। तो इनकी सपोर्ट से बनी थी जनता पार्टी या जनता दल हम कह सकते हैं। तो बेसिकली जब ये जनता पार्टी आई थी तो इसके अंदर रिकमेंडेशन आई कि भाई ओबीसीज़ के लिए रिजर्वेशन की डिमांड उठनी शुरू हुई। ओके, तो जो रिजर्वेशन था ना, वो बेसिकली साउथ की स्टेट के अंदर तो 1960 से ही था, 1960 से ही था साउथ की स्टेट के अंदर, जबकि नॉर्थ की स्टेट के अंदर जो इसकी डिमांड थी वो अब आनी शुरू हो गई थी। एंड इट वाज ड्यूरिंग द टेनर ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट 1977 टू 1979 के बीच में जनता पार्टी रही थी, तभी से इसकी डिमांड आनी शुरू हुई थी। दैट वाज द डिमांड फॉर रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड कास्ट इन नॉर्थ इंडिया एंड एट द सेंटर लेवल ऑल्सो। कि भाई जैसे साउथ में तो पहले से ही था, 1960 से ही थी रिजर्वेशन, तो अब नॉर्थ में डिमांड उठनी शुरू हुई कि नॉर्थ स्टेट में भी आए, बल्कि सेंटर लेवल के ऊपर ये इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो नेशनल लेवल था ना इस पे, एंड एट द नेशनल लेवल वो स्ट्रॉन्गली रेज्ड, जो नेशनल इशू पे इसकी रिजर्वेशन की डिमांड स्ट्रॉन्गली उठाई गई थी, वो किसने उठाई थी? ये कारपुरी ठाकुर, ये नाम आपको याद रखना है। यहाँ से कारपुरी ठाकुर जो थे, जो चीफ मिनिस्टर बिहार थे, क्योंकि सबसे पहले नॉर्थ के अंदर बिहार वो स्टेट थी जिसने अपनी स्टेट के अंदर रिजर्वेशन की ये जो पॉलिसी थी वो लेके आए थे और रिजर्वेशन दी थी अदर बैकवर्ड क्लासेस को। तो इसलिए इनको कारपुरी ठक्कर को पायनर माना जाता है इस डायरेक्शन के अंदर।
हिज गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस ए न्यू पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन बिहार। ठीक है, सबसे पहले अब ये क्वेश्चन आ जाए कौन सी वो स्टेट थी नॉर्थ के अंदर जिसने सबसे पहले रिजर्वेशन दी थी, तो आंसर विल बी बिहार। सो फॉलोइंग दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमीशन in 1978 to took into the recommended ways to improve the condition of the backward classes, and this was the second time since independence that was the government has appointed as a commission। अब यहाँ से आप समझेंगे जब ये आवाज़ उठाई गई कि आना चाहिए, कमीशन बनाया जाना चाहिए, रिजर्वेशन मिलनी चाहिए ओबीसीज को, तो उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर में गवर्नमेंट कौन सी थी? जनता पार्टी थी, जनता दल था। तो जनता पार्टी ने एक कमीशन अपॉइंट किया और उस कमीशन को ये कहा कि भाई आप वो तरीके ढूंढे। पहले आप कंडीशन देखेंगे बैकवर्ड क्लासेस की, कंडीशन क्या है, कितनी बैकवर्ड क्लासेस आती हैं, वो जो कि एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड हैं लेकिन वो एससी और एसटी की कैटेगरी में नहीं आते। उन कास्ट को आप फाइंड आउट करेंगे और उनकी पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे और उनके रीज़न फाइंड आउट करेंगे कि क्या रीज़न है, उनकी क्या कंडीशन है एंड हाउ टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। फाइन। तो इसको कहा जाता है सेकंड, इसका दूसरा नाम क्या है? सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। ये आपको लर्न करना है कि मंडल कमीशन का दूसरा नाम क्या है। मंडल कमीशन का दूसरा नाम है सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। क्यों इसको सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन कहा जाता है? क्योंकि ये सेकंड टाइम कमीशन आया था बैकवर्ड क्लासेस के लिए। पहला कमीशन आया था 1955 में, जो कि काका केलेश्वर ने अपॉइंट किया था, उनकी लीडरशिप में अपॉइंट किया गया था 1955 में, जिसके अंदर उनका सेम ही एजेंडा था कि कंडीशन को देखना है कि बैकवर्ड क्लास की क्या कंडीशन है इस सेक्शन की, और क्या उनको हम हाउ टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ दैट सेक्शन, कौन से ऐसे वेज हैं। बस उसके अंदर एक रिजर्वेशन का वो नहीं था, बाकी यही था कि पूरा चेकआउट करने के लिए कि क्या कंडीशन है बैकवर्ड क्लासेस की। तो ये पहला कमीशन आया था 1955 के अंदर, और अब ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन जो कि जिसको अपॉइंट किया गया था 1978 के अंदर अपनी रिकमेंडेशन देने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, जिसको मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, मंडल कमीशन तो आप फेमिलियर हैं ही कि मंडल कमीशन क्लास 9th में भी आपने किया था। आफ्टर द नेम ऑफ इट्स चेयरपर्सन, इसके जो हेड थे बीपी मंडल, जिनको क्या कहा जाता है, इनका पूरा नाम क्या है? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इनका पूरा नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इनके ही नाम पर, क्योंकि ये हेड थे, चेयरपर्सन थे इस कमीशन के, इसलिए इनके नाम पर ही इस मंडल का नाम भी कहा गया मंडल कमीशन। ओके, जो मंडल कमीशन था वो सेटअप टू द इन्वेस्टिगेट, अब इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए सेटअप किया गया टू एक्सटेंट ऑफ एजुकेशनल एंड द सोशल बैकवर्डनेस अमंग वेरियस सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड रिकमेंड वेज, उनको रिकमेंड करने थे ऐसे वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग दीज बैकवर्ड क्लासेस, की आपको बेसिकली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी बैकवर्ड क्लास हैं, एंड गिव इट्स रिकमेंडेशन ऑन द वेज ऑन विच हिज बैकवर्डनेस कुड बी एंडेड, और आपको ऐसे कुछ वेज बताने हैं, कुछ ऐसे रिकमेंडेशन देनी है जिससे जो बैकवर्डनेस है वो काफ़ी हद तक कम की जा सके। वो कौन से तरीके हैं जिससे हम ये जो हमारी डिप्रेस्ड सोसाइटी है इसको हम इक्वलिटी पे ला सकें, इसको उठा सकें। ओके, सो द कमीशन गेव इट्स रिकमेंडेशन इन 1980। अब जब तक इसने अपनी रिकमेंडेशन दी, एज आई टोल्ड यू कि जो जनता दल का टाइम पीरियड था वो 1977 से 1979 तक था, और इसने अपनी मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1980 के अंदर। जब तक इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जब तक जनता दल जो थी वो उसकी गवर्नमेंट गिर चुकी थी, एंड द कमीशन एडवाइज्ड, अब यहाँ पे कमीशन ने क्या एडवाइस किया था कि बैकवर्ड क्लासेस शुड बी अंडरस्टूड टू मीन बैकवर्ड कास्ट, कि अगर हम बैकवर्ड क्लासेस को बैकवर्ड कास्ट भी कहें तो कोई गलत नहीं है, वो बैकवर्ड कास्ट ही हैं, क्योंकि वो हर तरीके से डिप्राइव्ड हैं सोसाइटी से। सो द कमीशन डिड ए सर्वे, अब यहाँ पे कमीशन ने एक सर्वे किया एंड फाउंड दैट दीज बैकवर्ड कास्ट हैज़ ए वेरी लो प्रेजेंस इन बोथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विसेज। तो एक, अब इसने क्या कहा, इसने सर्वे किया और ये पाया कि जो बैकवर्ड कास्ट है ना, उनकी हमारी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है काफ़ी कम प्रेजेंस है,
यानी कि उसके अंदर है ही नहीं, एजुकेशन है ही नहीं इन कास्ट के अंदर, इस कम्युनिटी के अंदर। और पब्लिक सेक्टर के अंदर, पब्लिक सर्विसेज के अंदर इनकी जॉब भी बहुत ज़्यादा कम है। सो इट देयर फॉर रिकमेंडेड रिजर्विंग 27% ऑफ सीट्स। ठीक है, ये आपको मार्क करना है कि इसने क्या रिकमेंडेशन दी कि 27% ऑफ सीट इनकी रिज़र्व कर दी जाएं। इनकी कहाँ रिज़र्व कर दी जाए 27% सीट? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उन सब के अंदर जो ये अदर बैकवर्ड क्लास है इनको रिजर्वेशन दे दी जाए। कितनी? 27%। फाइन। सो द मंडल कमीशन ऑल्सो मेड मैनी अदर रिकमेंडेशन, कुछ और रिकमेंडेशन भी दी, लाइक द लैंड रिफॉर्म्स किए जाएँ और इनके अंदर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको लैंड भी दी जाए, ज़मीन भी दी जाए। काफ़ी सारी और रिकमेंडेशन भी थी, बट ये दो चीज़ें मेन थी इसके अंदर। ओके, सो इन अगस्त 1919 में क्या हुआ? द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, उसके बाद क्या होता है जब ये गवर्नमेंट गिर जाती है जनता पार्टी की, तो दोबारा से 1980 के अंदर इंदिरा गांधी जो थी वो दोबारा से पावर में आ जाती है। और तब ये जितनी भी रिकमेंडेशन थी मंडल कमीशन की वो ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। उसके बाद जब दोबारा से नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनती है, वीपी सिंह की गवर्नमेंट बनती है, तो उस टाइम पर इन रिकमेंडेशन के बारे में सोचा जाता है, इनकी प्लानिंग की जाती है और रिजर्वेशन दे दी जाती है ओबीसीज को जॉब के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एंड इट्स अंडरटेकिंग। मतलब जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनके बीच में, उनके अंदर, और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उन सब के अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर इनको रिजर्वेशन मिल जाती है। किसको? ओबीसीज को। दिस डिसीजन स्पार्क्ड एजिटेशन एंड द वायलेंट प्रोटेस्ट। देखिए, जैसे ही ये डिसीज़न आता है गवर्नमेंट का, तो उस टाइम पर जो देश है उसके अंदर कंडीशन बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती हैं, बहुत एजिटेशन शुरू हो जाती हैं, सिचुएशन बहुत ज़्यादा वायलेंट बन जाती है। बहुत सारी सिटीज़ के अंदर ये, क्योंकि साउथ में नहीं होता, क्योंकि साउथ में तो पहले से ही था, नॉर्थ में दिया गया था, तो सिटीज़ ऑफ द नॉर्थ इंडिया के अंदर काफ़ी एजिटेशन होते हैं, जो प्रोटेस्ट है काफ़ी वायलेंट बन जाता है। एंड द डिसीजन वाज आल्सो चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेटिशन डाली जाती है, ठीक है, बाय द इंदिरा साहनी। ये इंदिरा साहनी ने डाली थी ये पेटिशन, और ये केस फेमस हो जाता है इंदिरा साहनी के नाम से ही। वो पेटिशन डालती हैं इसके अगेंस्ट में, राइट। ये जो रिपोर्ट आई थी, ये जो रिकमेंडेशन थी, रिजर्वेशन दी थी वीपी सिंह गवर्नमेंट ने इनको, ओबीसीज को, तो इसके अगेंस्ट में पेटिशन डाली गई थी और इसका डिसीजन आता है इन नवंबर 1992 में। अब सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नमेंट के फेवर में ही अपनी जो डिसीजन सुनाते हैं और कहते हैं कि 50% तक रिजर्वेशन दी जा सकती है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट के फेवर में ही ये डिसीजन आ जाता है। अब कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, कुछ क्या सारी ही ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था, मंडल कमीशन को सपोर्ट किया था। अब उन्होंने क्यों सपोर्ट किया था? क्योंकि मंडल कमीशन को इसलिए सपोर्ट किया था क्योंकि जो ओबीसीज़ हैं, एससी हैं, एसटी हैं और जो अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, वो उनके लिए वोट बैंक था। ये जो था ओबीसीज़ का काफ़ी बड़ा सेगमेंट है हमारी सोसाइटी के अंदर, तो इतना बड़ा सेक्शन की, क्योंकि उनको पहले से ही पता था कि जब कांग्रेस हारी थी तो बेसिकली इस सेक्शन ने सपोर्ट नहीं किया था, तो अगर हम इसके अपोज में बोलेंगे तो शायद आगे फ्यूचर में हमें कुछ घाटा हो जाए। तो इसलिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी, चाहे वो अपोजिशन वाली थी, चाहे वो उस टाइम पे गवर्नमेंट में थी, सभी ने मंडल कमीशन को सपोर्ट किया था उस टाइम पे। सो ओबीसीज हैज सपोर्ट ऑफ ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द कंट्री। फाइन, ये था आपका मंडल कमीशन पूरे तरीके से। अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे, ये बॉक्स में दिया गया है आपको इधर, इनके बारे में, बीपी मंडल के बारे में, जो कि एमपी रह चुके हैं, बिहार से थे और एमपी रहे थे उस टाइम की गवर्नमेंट के अंदर, एंड चेयर द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन के हेड रही हैं, इन्हीं के नाम पे कमीशन का नाम था। और इन्होंने रिजर्वेशन जो थी रिकमेंड की थी, रिजर्वेशंस फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। सोशलिस्ट लीडर भी रही हैं बिहार के अंदर, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिहार के फॉर जस्ट ए मंथ, एक महीने के लिए, राइट। और उसके बाद इन्होंने ज्वाइन की थी जनता पार्टी इन 1977 के अंदर। ये इनके बारे में ये चीज़ें आपको पढ़नी है। तो देखिए, अब इनको ही हेड बनाया गया था जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था इसको। ओके,
तो अब जब ये एजिटेशन हुआ था उस टाइम पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। बहुत जगह पर स्टूडेंट ने अपने आप को आग लगा ली थी। सबसे पहले इसकी शुरुआत दिल्ली के अंदर हुई थी। कॉलेज कैंपस के अंदर एक स्टूडेंट ने आग लगा के आत्महत्या कर ली थी। तो उसके बाद तो ये बहुत पूरे मतलब काफ़ी सारे स्टेट के अंदर काफ़ी वॉयलेंट हो गई थी ये मूवमेंट। और जो वीपी सिंह गवर्नमेंट थी वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी कि जो कदम उन्होंने उठाया है, क्योंकि इसके पहले तो जो इसको प्रोटेस्ट कर रहे थे वो थे जो इसको प्रोटेस्ट कर रहे थे, दूसरा जो थे जो उसके सपोर्टर थे यानी कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे थे। तो स्टूडेंट ने काफ़ी पार्टिसिपेट किया था इस एजिटेशन के अंदर, मूवमेंट के अंदर। अब वो गवर्नमेंट को कह रहे थे कि भाई हमारी पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा, हमारी एजुकेशन का क्या फ़ायदा जब आप इतनी रिजर्वेशन ही दे रहे हो, कि कोई और तरीका भी हो सकता है अदर बैकवर्ड क्लासेस को ऊपर उठाने का। उनको एक रिजर्वेशन के थ्रू ही तो उनको ऊपर नहीं उठाया जा सकता ना, बहुत सारे वेज हैं। कम से कम एजुकेशन में तो वो होना चाहिए या गवर्नमेंट जॉब्स में वो होना चाहिए भाई जिसके अंदर जितना कैलिबर है वो आगे आए। अगर गवर्नमेंट इकोनॉमिकली अगर उनको सपोर्ट करे या कुछ और करे उनके लिए, तो कुछ और प्रोग्रामिंग कर सकती है गवर्नमेंट। तो ये कोई तरीका नहीं है कि रिजर्वेशन देकर उनको उनकी सीट रिजर्व करने का। और बेसिकली कहा जाए तो ये सब पॉलिटिकल फंडे होते हैं, वोट बैंकिंग के ज़रिए होते हैं एक तरीके से। क्योंकि अगर हम बहुत गहराई में जाते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को हम स्टडी करते हैं, तो उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ यही मेंशन था कि सिर्फ 10 ईयर के लिए एससी और एसटीज़ को जो थी वो रिजर्वेशन दी जाए। अब उन्होंने सिर्फ 10 ईयर के लिए बोला था, 10 साल के लिए, ताकि उनका जो स्टेटस है वो थोड़ा इक्वलिटी उनमें आ सके। लेकिन अब जो हमारे लीडर्स हैं वो इनको रिजर्वेशन को बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर रिजर्वेशन को ख़त्म किया तो उनका वोट बैंक को खतरा हो जाएगा। तो एक तरीके से हम इसको पॉलिटिकल जो है हथकंडा भी बोल सकते हैं, राइट। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, पॉलिटिकल फॉलआउट्स। पॉलिटिकल फॉल आउट मीन्स होता है रिजल्ट्स, ठीक है, रिजल्ट्स एंड इफेक्ट ऑफ समथिंग, प्रभाव या परिणाम किसी चीज़ के। तो अब इस सब चीज़ों के पॉलिटिकल रिजल्ट क्या निकल के आते हैं इस पीरियड में, कि 1980s जो है उसके अंदर काफ़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम होती हैं दलित की। ओके, तो इन 1978 द बैकवर्ड एंड द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉय फेडरेशन बनती है, जिसको शॉर्ट में बाम सेफ कहा जाता है। तो 1978 में बेसिकली बाम सेफ वॉज फॉर्म्ड। This organization was not an ordinary trade union of the government employees, but it took a strong position in favor of political power और to the बहुजन। अब यहाँ से आप समझेंगे कि बहुजन जो वर्ड है, बहुजन का मतलब क्या होता है हिंदी में, बहुत सारे जन, बहुत सारे इंसान। यानी कि जो ये बहुजन एक तरीके से बना था, ये था एससी को, एसटीज़ को मिलाकर, ओबीसीज़ को एंड अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को मिलाकर, इन सारी कास्ट ने सपोर्ट किया था। तो बहुजन जो वर्ड आइडेंटिफाई किया गया था वो सभी इन कास्ट के लिए आइडेंटिफाई किया गया था। सो इट वॉज आउट ऑफ दिस दैट द सब्सटीक्वेंट दलित शोषित समाज संघर्ष समिति सबसे पहले बनती है, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाती है बहुजन समाज पार्टी में, ठीक है। बीएसपी नाम सुना होगा आपने क्लास 10th के अंदर जब पॉलिटिकल पार्टी वाला चैप्टर रीड किया था, जिसके फाउंडर कांसीराम थे। तो बहुजन समाज पार्टी जो बनती है, बेसिकली बहुजन समाज के अंदर ये नॉट ओनली द ओबीसी, बहुजन समाज के अंदर आते हैं एससी, एसटी, ओबीसीज एंड द रिलीजियस माइनॉरिटी, मतलब ये सब वोट करते हैं, ये सब मेजोरिटी देते हैं यहाँ पे। एमर्ज अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम, ये भी आपको लर्न करना है दोबारा से, पहले से भी आपको याद है ये चीज़ें। And the party, the BSP began as a small party supported largely by Dalit voter in Punjab, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। सबसे पहले जो ये पार्टी एमर्ज होती है वो 3 स्टेट से एमर्ज होती है, हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश से, एंड बाय द दलित वोटर्स, जो दलित सोसाइटी है वो इसको वोट करती है। बट इन 1989 से लेकर 1991 तक के इलेक्शन तक, एंड दिस वॉज, ये पार्टी जो थी बहुत बड़ी पार्टी बन जाती है, एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया दैट ए पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड मेनली बाय दलित वोटर हैज़ अचीव्ड दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल सक्सेस। ये बहुत बड़ी बात है आज़ाद भारत के लिए कि पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई दलित पार्टी
ठीक है, कोई ऐसी पॉलिटिकल दलित ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सपोर्ट दलित वोटर का हो, क्योंकि दलित को तो एक डिप्रेस्ड क्लास समझा गया था शुरू से ही। मतलब ऐसा माना जाता है कि इनका शुरू से ही शोषण होता आया है, इनको जो था सोसाइटी के अंदर ऑप्रेस्ड इनका होता आया है। तो ऐसा पहली बार था कि जब एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल सक्सेस इनको मिलती है। किसको? बहुजन समाज पार्टी को, बीएसपी को। इनफैक्ट इस टाइम पीरियड पे जो है डिबेट काफ़ी शुरू हो जाते हैं, किस पे? सेकुलरिज्म पे, डेमोक्रेसी पे, कम्युनलिज्म पे। सो द अदर लॉन्ग डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज द राइज ऑफ पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजन आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जनसंघ फॉर्म्ड द भारतीय जनता पार्टी। अब जनसंघ मैंने आपको बताया था कि भारतीय जनसंघ शुरू में जो आरएसएस था, राष्ट्रीय हिंदू परिषद जो था, सेवा संघ था, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ, जो कि हिंदू की बनी हुई थी, बेसिकली हिंदू पर बेस्ड ऑन थी। यहीं से बनता है जनसंघ, भारतीय जनसंघ। और उसके बाद क्योंकि उसकी पेरेंट पार्टी है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। और अब भारतीय जनसंघ से फॉर्मेशन होती है भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि बीजेपी की। ठीक है, ये आपको मार्क करना है। तो बीजेपी की फॉर्मेशन होती है, जिसकी जो अपनी आइडियोलॉजी किस पर बेस्ड ऑन करती हैं? गांधीयन सोशलिज्म। स्टार्टिंग में इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? गांधीयन सोशलिज्म। ठीक है, गांधीयन सोशलिज्म का मतलब क्या है कि पूरी तरीके से सबको इक्वलिटी मिले, कोई रिच और पुअर के बीच में कोई खाई ना हो, ऑल पीपल आर इक्वल, सबको इक्वल रिसोर्सेज मिले, और कोई भी कास्ट बेस कोई रिलीजन ना हो, किसी की कास्ट से कोई ना पहचाने, ऑल पीपल आर इक्वल। तो पहले गांधीयन सोशलिज्म इनकी आइडियोलॉजी थी, इन्होंने अडॉप्ट किया, बट इट डिड नॉट गेट मच सक्सेस इन द इलेक्शंस हेल्ड इन 1980 1984. Okay, so after 1986 the party began to emphasize the हिंदू नेशनलिस्ट एलिमेंट। अब इन्होंने हिंदू नेशनलिस्ट एलिमेंट पे जोर डालना शुरू किया अपनी आइडियोलॉजी के रूप में। एंड द बीजेपी परसुएडेड द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व। ठीक है, हिंदुत्व का मतलब होता है कि हमारा जो ओरिजिन है ना, वो बिल्कुल हिंदू का है। द आर्ट ऑफ लिविंग एंड स्ट्रेसिंग द कॉमन कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट, कि जितने भी भारत में लोग रहते हैं वो उनका कॉमन कल्चर होना चाहिए इनहेबिटेंट का, ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब है कि वही जो पहले हमारा भारत था पुराना, जो हमारे एंसेस्टर थे, हमारे पूर्वज थे, जो उनका कल्चर है, जो उनका रिलीजन है, वो सबका होना चाहिए, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। राइट, तो इस तरीके से इन्होंने अपना ये आइडियोलॉजी अडॉप्ट करी, हिंदू नेशनलिस्ट एलिमेंट को अपनी आइडियोलॉजी के रूप में अडॉप्ट किया भारतीय जनता पार्टी में। हिंदुत्व लिटरली मीन्स हिंदूनेस। ठीक है, हिंदूनेस जो मैंने आपको भी बताई थी कि उसका मीनिंग है हिंदूनेस, की हमारा जो मतलब पूरे तरीके से जो हमारे फोर फादर्स हैं, ठीक है, जो हमारी फादरलैंड है, वो इसी पर बेस्ड ऑन होनी चाहिए। एंड वॉज डिफाइंड बाय इट्स ओरिजिनेटर वी.डी. सर्वोकार। ठीक है, एज द बेसिस ऑफ द इंडियन नेशनलहुड, जो कि कहते हैं कि अपनी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो हिंदू ही होनी चाहिए, जिन्होंने इस बात पे जोर दिया था। इट बेसिकली मीन दैट टू बी मेंबर ऑफ द इंडियन नेशन, अगर हम इंडियन नेशन के नागरिक हैं, भारत में अगर रहते हैं, तो एवरीवन मस्ट नॉट ओनली एक्सेप्ट इंडिया एज देयर फादरलैंड, जिसको पितृभू, भू मीन्स भूमि, ये संस्कृत का वर्ड है, पितृभूमि से जो जुड़ा हुआ है, उसको सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसको अपनी पितृभूमि ही मानेगा, अपनी फादरलैंड ही मानेगा, बट ऑल्सो एज देयर होली लैंड, वो उसके लिए पवित्र भूमि भी है। ठीक है, जो जिसका जन्म भारत में हो गया, वो उसकी सिर्फ पितृभूमि ही नहीं है, बल्कि उसके लिए एक जो है एक तीर्थ स्थान भी है, एक होली लैंड भी है उसके लिए। बिलीवर्स ऑफ हिंदुत्व आर्ग्यू दैट ए स्ट्रॉन्ग नेशन कैन बी बिल्ट। अब जो इसको कहते हैं, बिलीव करते हैं जो हिंदुत्व में, वो क्या आर्ग्यू करते हैं, क्या कहते हैं कि सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग नेशन तभी बनाया जा सकता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड नेशनल कल्चर। जब तक एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड नेशनल कल्चर नहीं होगा, ठीक है, पूरा यूनिटी नहीं होगी देश के अंदर, तब तक हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन का निर्माण नहीं कर सकते। दे ऑल्सो बिलीव दैट इन द केस ऑफ इंडिया द हिंदू कल्चर अलोन कैन प्रोवाइड दिस बेस। वो कहते हैं भारत, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर थे उनका बेस हिंदुत्व ही था,
तो अगर हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है, जो हमारे वेद लिखे गए हैं वो सारे संस्कृत में लिखे गए हैं, वो हिंदू ही उसका ओरिजिन है, ठीक है। तो उसी के आइडियोलॉजी पर, उसी के बेस पे चल के हम जो है अपने कल्चर को रिवाइव करके, अपनी धरोहर को रिवाइव करके हम एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कल्चर को, अपने राष्ट्र को। फाइन, तो यहाँ पे बेसिकली आपको यही बताया गया है। ओके, आगे आपको बताया गया है कि टू डेवलपमेंट अराउंड 1986 के टाइम पर दो ऐसे डेवलपमेंट हुए दैट बिकेम सेंटर टू द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी एज ए हिंदुत्व पार्टी, जो कि बीजेपी को ऊपर उठाने में, बीजेपी को बूस्ट करने में इन दो डेवलपमेंट ने काफ़ी योगदान दिया है, जिसके अंदर बीजेपी एक बड़ी पार्टी इमर्ज होकर सामने आई। एंड द फर्स्ट वॉज द शाह बानो केस। अब ये शाह बानो केस हुआ था 1985 के अंदर। शाह बानो एक मुस्लिम लेडी थी जिनको मतलब उनके हस्बैंड ने डिवोर्स कर दिया था। 62 ईयर ओल्ड थी ये, इनके हस्बैंड ने इनको डिवोर्स दे दिया था। तो अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला और अपनी मेंटेनेंस के लिए क्लेम किया कि भाई मुझे अपनी मेंटेनेंस चार्जेस मिलने चाहिए अपने फॉर्मर हस्बैंड से। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके फेवर में ये डिसीजन सुनाया कि भाई इस एज में अगर हस्बैंड अगर डिवोर्स कर रहा है तो उसका मतलब मेंटेनेंस चार्ज इनको मिलने चाहिए। बट द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम लॉ, द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर एज एन इंटरफेरेंस इन मुस्लिम पर्सनल लॉ। देखिए, कुछ ऑर्थोडॉक्स ऐसे मुस्लिम थे, रूढ़िवादी कुछ ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का तो जो ये डिसीज़न है ना, उनके जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर एक इंटरफेरेंस है। देखिए, ये जो मुस्लिम है ये अपना पर्सनल लॉ अलग ही मानते हैं कंट्री से, तो एक इनका शरिया कानून होता है जिसके अकॉर्डिंग ये सारे फैसले इनके लिए जाते हैं। ये कहते हैं कि ये तो भाई कोर्ट का इंटरफेरेंस है हमारे पर्सनल लॉ के अंदर, ये हमारी पर्सनल वो है कि हम कैसे करें क्या करें, तो ये तो बहुत गलत है। तो ऑन द डिमांड ऑफ द सम मुस्लिम लीडर्स द गवर्नमेंट पास द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द डिवोर्स एक्ट 1986 एंड दैट नलिफाइड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अब देखिए, गवर्नमेंट प्रेशर में आकर, इन मुस्लिम लीडर के प्रेशर में आकर मतलब एक जजमेंट पास करती है, एक बिल पास करती है, जिस बिल के अंदर साफ साफ ये कहा जाता है इस एक्ट के अंदर, 1986 के एक्ट के अंदर, कि भाई जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उनको नलिफाइड किया जाएगा, उनको ख़त्म किया जाता है। और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के बीच में इंटरफेरेंस है, और जो मुस्लिम अपनी जजमेंट रखेंगे अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी अलग ही जजमेंट बनाए, अपने शरिया के अकॉर्डिंग वो जजमेंट ले सकते हैं। तो जो ये जजमेंट था ना, ये एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट था, वॉज अपोज्ड बाय मैनी वीमेन ऑर्गेनाइजेशंस, मैनी मुस्लिम्स ग्रुप्स ऑल्सो एंड मोस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल। बहुत वाइडली इसको क्रिटिसाइज़ किया गया इस चीज़ को कि भाई ये तो बिल्कुल ही गलत है। जब भारत एक सेकुलर स्टेट है, एक जुडिशरी है, तो उस जुडिशरी के लॉज फॉलो होने चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत है कि अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ को बीच में लाकर और अपने हिसाब से अपने डिसीजन लोगे और किसी का भी ऐसे एक्सप्लॉयटेशन करोगे, ये तो ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है। तो काफ़ी सारे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन भी उस टाइम पे आगे आई थी जिन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था इस लॉ को, काफ़ी प्रोटेस्ट किया था। तो इस टाइम पर बीजेपी ने क्रिटिसाइज़ किया था जिस एक्शन को, कांग्रेस के एक्शन को, और इसको अननेसेसरी कंसेशन बोला था, ठीक है। अपीजमेंट, अपीजमेंट का मतलब होता है, देखो, पेसिफाई करना एक तरीके से, टू मेक समबडी काम और द क्वाइट, किसी को भी किसी के डर से उसको मतलब चुप करा देना, एक तरीके से उसकी बात मान लेना। तो अपीजमेंट ऑफ एक्ट बोला था किसने, बीजेपी ने, कि कांग्रेस ने तो ये अपीजमेंट किया है बिल्कुल ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, इस तरीके से माइनॉरिटी कम्युनिटी की सपोर्ट लेने के लिए, ठीक है, उसको चुप कराने के लिए एक एक्ट ऑफ अपीजमेंट है ये। तो एक्ट ऑफ अपीजमेंट का इसको नाम दिया गया था, जिसकी वजह से जो थी बीजेपी उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर हो गई थी जब उन्होंने इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया था। ओके, सो ये फर्स्ट डेवलपमेंट था हमारा। सेकेंड डेवलपमेंट हमारा अयोध्या डिस्प्यूट है। Ayodhya dispute we will discuss in the next video lecture. So that's all about today's lecture. Thank you. Have a nice day.